सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज के पीरियड के पहले मैंने जनसंख्या के बारे में और 2-3 पीरियड पढ़ा चुका हूँ, है ना। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। जनसंख्या के बारे में और बहुत कुछ, जन्म दर, मृत्यु दर, ये पूरी बातें बता दिया था। आज मैं जनसंख्या का संगठन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। जनसंख्या संगठन, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखते हैं लिंग अनुपात। लिंग किसे कहेंगे? लिंग वह होता है जो स्त्रियों और पुरुषों की जो अनुपात होता है, हाँ, उसको कहते हैं। स्त्री और पुरुषों दोनों को मिलाकर जो है लिंग होता है ना। स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुरुष वर्ग भी हो सकता है। अनुपात किससे तात्पर्य ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में या किसी प्रदेश में जो है महिलाओं की संख्या अधिक है या पुरुषों की संख्या अधिक है। महिलाओं की संख्या यदि अधिक है तो प्रति 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या कितनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र पर जो है सिर्फ पुरुष अधिक होते हैं या किसी क्षेत्र पर जो है महिलाएं अधिक होती, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो इसमें दोनों हो सकते हैं, पुरुष भी होंगे। पुरुष की संख्या यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रति 1000 पुरुषों पर लिया जाता है। अब इसको उदाहरण के रूप में हम बता दें, जैसे किसी क्षेत्र पे, जैसे उदाहरण के लिए हम भारत की देखें। भारत का ही यदि हम देखें तो हम ये कहते हैं कि भारत में जो है पुरुषों की संख्या अधिक है। तो पुरुषों की संख्या में अधिक है तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो उदाहरण के लिए हम लोग देखें, प्रति 10 वर्ष के 50 जो है 10 साल के अंतराल में जो है जनगणना होती है। 2000 के जनगणना के अनुसार से हम ये देखें कि भारत में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 940, ठीक है। अब ये इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के अनुसार से मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पहले से लिख चुका हूँ कि स्त्रियों की संख्या, ये भारत की बता रहा हूँ, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणित 1000। जहाँ पर जिस क्षेत्र पे, जिस प्रदेश में या जिन देशों में जिसकी मात्रा अधिक रहेगी, चाहे स्त्रियों की संख्या अधिक रहेगी या पुरुषों की संख्या यदि रहेगी, जिसकी संख्या यदि अधिक रहेगी उसको जो हम लोग नीचे में रखेंगे, जो जिसकी संख्या अधिक है। तो भारत में जो है प्रति 1000 पुरुषों की संख्या अधिक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसकी जगह पर फार्मूला निकालते हैं। तो हमारे देश में जो है उसकी स्थिति पर देखते हैं। पुरुषों की संख्या 1000 पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार 940 गुणित 100। तो दोनों का यदि डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे कि 940 गुणित 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 9,40,000 हो जाएगा बटे 100। ये 3 गोला काट दो, 0 और 940, अर्थात जो है यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 940। कई जगह ऐसा है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में हम लोग देखें, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय जो है महिलाओं की संख्या एक बहुत बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में सिर्फ पुरुष ही जाते हैं, अधिकांश पुरुष ही जाते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में पुरुष जो है वहाँ पर शहीद हो गए। शहीद होने के कारण, है ना, शहीद होने के कारण उसमें जो है महिलाओं की संख्या एकाएक बढ़ गई। तो पश्चिमी यूरोप के देशों में हम ये देखें, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिमी यूरोप के देशों में क्या हो गई थी उस समय कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या यहाँ पर पुरुषों की संख्या, है ना। तो यहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या, पश्चिमी यूरोप के देशों की बात बता रहा हूँ, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ पर जो आएगा वो वहाँ उस देश की उतना प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी थी, इसके हिसाब से देखते हैं। क्लियर हुआ? ओके। अब हम ये देखते हैं लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक, है ना।
लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक में सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं जन्म दर, है ना। जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, युद्ध है। तो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक में सबसे पहले हम ये देखें, किसी देश या प्रदेश क्षेत्र में किसी देश, किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र में जिस जगह पर उच्च जन्म दर होगा, है ना, उच्च जन्म दर होगा, वहाँ पर जो है बिल्कुल आयु संरचना कम होगी, है ना। जिस क्षेत्र पे जो है, जहाँ पर किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश व क्षेत्र में जन्म दर उच्च होगा, वहाँ पर लिंग अनुपात न्यून होगा। लिंग अनुपात न्यून मतलब लिंग अनुपात कम होगा, है ना। क्यों कम होगा? क्योंकि जहाँ पर जिस प्रकार से जो जन्म दर होते हैं, उच्च जन्म होते हैं, वहाँ पर अधिकांशतः पुरुषों ही अधिक जन्म लेते हैं। ऐसी जगहों पर जो है जन्म दर पुरुषों महिलाओं के तुलनात्मक में पुरुष अधिक जन्म लेते हैं, है ना। तो जन्म दर उसे कहा जाता है किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश या किसी देश में जहाँ पर उच्च जन्म दर होगा, उच्च जन्म दर अधिक होगा, तो वहाँ पर लिंग अनुपात न्यून होगा, कम होगा। इसीलिए क्योंकि महिलाओं की तुलनात्मक में पुरुषों की जन्म दर अधिक होती है। दूसरा देखें हम लोग मृत्यु दर। मृत्यु दर से तात्पर्य ये होता है किसी क्षेत्र, किसी प्रदेश या किसी देशों में मृत्यु दरों की संख्या यदि अधिक है तो वहाँ पर भी लिंग अनुपात असंतुलित होगी, मतलब लिंग अनुपात जो है न्यून होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब मृत्यु दर में जो होती है, मृत्यु दर होती है महिलाओं की तुलनात्मक में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। मरणों वालों की संख्या जो है स्त्रियों की तुलनात्मक में पुरुष अधिक खत्म होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है लिंग अनुपात भी अनबैलेंस हो जाएगी। अगला जो हम देखते हैं प्रवास। प्रवास से तात्पर्य ये होता है, अभी जैसे मैंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया, तो इसका यहीं पर लागू होता है लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक में। तीसरा जो होता है हमारा युद्ध, है ना। युद्ध से तात्पर्य ये होता है जब कभी भी बृहत पैमाने पर युद्ध होता है, जब युद्ध हो जाती है तो अधिकांशतः जो है युद्ध में शामिल जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। और पुरुष जब युद्ध में सब शामिल होते हैं तो युद्ध में चाहे उधर की पार्टी हो या इधर की पार्टी हो, पक्ष हो या विपक्ष, कोई ना कोई तो शहीद होंगे। तो जो जिस देश के जो है पुरुषों अधिक शहीद हो रहे हैं उस देश में पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी, अर्थात महिलाओं की संख्या एकाएक जो बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है लिंग अनुपात भी न्यून हो जाती है। अगला हम लोग ये देखें कि प्रवास। प्रवास से तात्पर्य ये होता है कि ये प्रवास जो है होता है अधिकांश जो है युवा वर्ग सबसे ज़्यादा ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एजुकेशन से हो सकता है, रोजगार से हो सकता है, अधिक महत्वाकांक्षा के कारण हो सकता है, नगरीकरण के कारण हो सकता है, ये कुछ भी कारण हो सकता है। अधिकांशतः होता है किए जाते हैं रोजगार की सुविधाओं के लिए, है ना। रोजगार की सुविधाओं के लिए जब जाता है तो महिलाएं घर में रह जाती है, गांव में रह जाती है, और पुरुष जो है वहाँ पर चले जाते हैं, किसी शहर भाग में जाते, जिस स्थान पर जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है और गांव में जो है महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो ये है लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक, है ना। दूसरा हम लोग देखें आयु संरचना। आयु संरचना से तात्पर्य क्या होता है? आयु संरचना से तात्पर्य ये होता है, आयु संरचना जनसंख्या की प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लोगों को यह आयु द्वारा जनशक्ति की आवश्यकता, क्रियाकलाप तथा इसने सोचे समझने की शक्ति होती है। यह जो है 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। आयु के आधार पर मतलब जो है बच्चे जहाँ से जन्म लेते हैं से लेकर मानो कि जब तक अंतिम अवस्था होती है, जब तक वो मरने की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक की, इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। 0 वर्ष से लेकर वो कितने दिनों तक जीवित अवस्था होती है उसके अनुसार पर कर सकते हैं। इनको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है बाल्यावस्था,
दूसरा जो है युवावस्था और तीसरा जो है वृद्धावस्था। बालावस्था वह होती है जो 0 से 14 वर्ष के होते हैं। 0 से 14 वर्ष के जो होते हैं ये वो होते हैं जो बालावस्था होती है। इस समय जो है जन्म लेने वाले से लेकर 14 वर्ष तक जो होते हैं वे अपने पालक पर निर्भर होते हैं। पालक पर निर्भर होते हैं मतलब युवावस्था पर। युवावस्था से मतलब जो क्या होते हैं, जो 15 वर्ष से लेकर 59 साल के उस उम्र के पर निर्भर होते हैं। जो 0 से 14 वर्ष के जो होते हैं ये हर देशों में अलग अलग हो सकता है ना। विकसित देशों में ये जो होती है ये पूरा विश्व के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये लगभग 35% भागों पर जो है ये बाल जनसंख्या है। विकसित देश में देखें तो विकसित देश में जो है इसकी संख्या जो है बहुत कम हो जाती है और विकासशील देशों में इसकी संख्या जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि जन्म लेने वालों की संख्या अधिक होती है ना। तो जन्म लेने वालों की संख्या अधिक होती है, जन्म दर अधिक होता है, तो वहाँ पर जो है वायु संरचना जो है कम हो जाता है। दूसरा जो हम लोग देखें युवावस्था वह होता है जो 15 साल से, जो बालावस्था जो है 0 से 14 और 15 से जो है युवावस्था में आते हैं। 15 साल से लेकर जो है 59 साल तक जो होते हैं ये युवावस्था होते हैं। ये वो जनसंख्या होते हैं जो बलशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और जो कमाऊ होते हैं, आर्थिक दृष्टि से ये संपन्नताएं होती हैं ये लोग, है ना। इनके ऊपर जो भार जो होता है, जो बालावस्था वाला और वृद्धावस्था जो होती है वो इस पर निर्भर होते हैं, है ना। बालावस्था इसीलिए निर्भर होती है क्योंकि जो है वो 0 से 14 वर्ष तक जो होते हैं वो 14 वर्ष तक जो होते हैं वो जो है शिक्षा प्राप्त करने की उम्र होती है ना। चाहे वो निःशुल्क हो, चाहे शासकीय दृष्टिकोण से हो, किसी भी दृष्टिकोण से हम देखें ये शिक्षा प्राप्त करने का हो, चाहे गुरुकुल में है चाहे स्कूल में हो, कहीं पर भी जो हो ये शिक्षा प्राप्त करने को होता है। ये शिक्षा बच्चे जो है किस पर निर्भर होते हैं, अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। और इसके माता पिता कौन होते हैं, जो 15 से 59 साल के जो होते हैं वो उन पर निर्भर होते हैं, है ना। और इसके बाद देखते हैं जो वृद्धावस्था जो होती है वह होती है 59 साल से लेकर, है ना, 59 साल से लेकर अधिक। विकसित देशों में जो है युवा जनसंख्या का, इसकी जनसंख्या जो है हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जो है 60-61 साल तक है, लेकिन किसी देशों में जो है यह बहुत अधिक उम्र तक होती है ना, बहुत लंबे उम्र तक होती है। जब तीसरा हम वृद्धावस्था में देखें, वृद्धावस्था जो होती है वह 60 साल से अधिक उम्र के जो होते हैं वो उन पर होते हैं। विकसित देश में हम देखें, यहाँ पर देखें विकसित देश में जो है यह 60 साल तक ना हमने जो है सेवानिवृत्ति कर देता है। ये दूसरे देशों में देखें ये अधिक उम्र तक होते हैं और ये सबसे ज़्यादा युवा स्तर से भी ज़्यादा ये इसका निर्भर करता है विकसित देशों में। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक उम्र के बाद जो है सेवानिवृत्ति कर देते हैं, अर्थात ये 60 साल के बाद ये व्यक्ति जो है वो मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इसको जो है कम आंका गया है, इसीलिए इसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अब सेवानिवृत्त हो जाता है तो इसके बाद फिर आय के साधन नहीं होता, वो किस पर निर्भर होते हैं, अब मूल रूप से अब वो अपने बच्चे पर निर्भर हो जाता है ना। अब वो मूल रूप से अपने बच्चे पर निर्भर हो जाता है और बच्चे जो जैसा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से रखते हैं। जब ये जो 15 से जब 59 साल के था तो ये शक्तिशाली था, अब जो है इनके बच्चे शक्तिशाली हो गए, अब जो है ये किस पर निर्भर हो गए, अपने बेटे अपने बहू पर निर्भर हो गई है ना। इसको हम लोग दूसरे रूप में भी कर सकते हैं कि इसमें जो है कार्यशील जनसंख्या और अकार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या जो होती है, कार्यशील जनसंख्या होती है उसको अर्जक जनसंख्या भी कहा जाता है। अर्जक जनसंख्या मतलब जो है 15 वर्ष से लेकर 59 साल के जो होते हैं वो अर्जक जनसंख्या होते हैं। मतलब ये जो है कार्यशील होते हैं, अर्जक जनसंख्या होते हैं, ये कमाने योग्य होते हैं, ये इतना अधिक कमाते हैं, ये इतना अधिक योग्य होते हैं जो अपना चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो चाहे किसी भी दृष्टिकोण से जो है ये एक उमंग रहती है, एक ऊर्जा रहती है और जिसके तहत वो जो है सभी प्रकार से, चाहे वो विदेश में जाकर हो चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, ये अपना कमाते हैं। और साथ ही साथ ये अर्जक जो होती हैं, कार्जक होती है, इन पर जो है दो तरह से इस पर जो भार होती है। एक जो है 0 से 14 वर्ष के जो होते हैं बच्चे,
उन पे अपने बच्चे पर जो है निर्भर होता है, वो बच्चे जो है इन पर निर्भर होते हैं। दूसरा जो है इनके पिताजी जो होते हैं, जो 60 वर्ष वृद्धावस्था होती है, 60 वर्ष से जो अधिक हो जाते हैं, वो जो है वो भी बुजुर्ग जो है इन पर निर्भर होता है ना। तो ये जो है इनके ऊपर जो है अपने बच्चों का भार होता है और अपने माता पिता का भी भार हो जाता है। इसको कहते हैं अर्जक जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या कह सकते हैं। दूसरा जो होता है अकार्यशील या इसको हम लोग कह सकते हैं अनर्जक जनसंख्या, वो है ना। तो वो होते हैं जो 0 से 14 वर्ष के जो होते हैं, है ना, 0 से 14 वर्ष और 59-60 से जो अधिक होते हैं, 60-60 से जो अधिक हो जाते हैं, वो अनर्जक जनसंख्या होते हैं। ये जो होते हैं वो 0 से 14 वर्ष के जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य उम्र के होते हैं, इसीलिए वो किसी प्रकार से कहीं पर काम करने योग्य नहीं होता, कहीं पर काम करने नहीं जाता, वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से जब इनके दादा, है ना, अर्थात जो है युवावस्था के जो होते हैं, उनके माता पिता जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कहीं कमाने योग्य नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में वह जो है अपने बच्चों पर निर्भर होता है ना। ये हुआ आयु संरचना, है ना। आयु संरचना को प्रभावित करने वाला कारक हम लोग ये कह सकते हैं, आयु संरचना को प्रभावित करने वाला भी यह 3 प्रकार से हो सकता है। एक जो है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, है ना। जन्म दर जिस प्रकार से हमने लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला कारक में हमने जैसे बताया जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, वो उसी प्रकार से जहाँ पर उच्च जन्म दर होगा, है ना, जहाँ पर उच्च दर होगा या यहाँ पर जो है आयु संरचना जहाँ पर जिस प्रकार से आयु पर निर्भर होगी, यहाँ पर जो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जन्म दर कौन होगा, जहाँ पर जन्म दर जो है वो लोग होंगे जहाँ पर जो आयु के आधार पर, है ना। जैसे प्रवास है, प्रवास में हम लोग ये कर सकते हैं कि यह उम्र के जो होते हैं वो प्रवास पर होते हैं। आयु संरचना मतलब जो है वो 15 वर्ष से लेकर जो 59 साल के वाले जो होते हैं वो अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो जो है किसी जगह जो है कार्य करने के चले जाते हैं, है ना। अगला हम लोग ये देखें ग्रामीण जनसंख्या का संगठन। ग्रामीण जनसंख्या का संगठन मतलब ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात बताते हैं। वो ग्रामीण में कौन लोग रहते हैं और नगरी में कौन लोग रहते हैं। ग्रामीण में वो लोग रहते हैं, गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं उसका जो है लिंग अनुपात यहाँ पर भी अंतर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो रहने वाले जो ग्रामीण में रहने वाले लोग जो होते हैं इनका जीवन स्तर निम्न होता है, या जो है प्राथमिक व्यवसाय वाले लोग होते हैं। इसको एक अंतर के रूप में एक तरफ हम लोग ग्रामीण और एक तरफ नगरीय जनसंख्या के हिसाब से हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, है ना। जैसे ग्रामीण की तरफ हम लोग देखें, प्राथमिक व्यवसाय वाले लोग होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय वाले लोग जो होते हैं वे अपना शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, है ना, वो मानसिक रूप से कार्य नहीं करते हैं, है ना। जो कृषि कार्य करना, पशुपालना, खनन करना, आखेट करना, है ना, औषधियाँ निकालना, ये इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसमें जो है मानसिक कार्य नहीं करते, जबकि वो शारीरिक कार्य करते हैं और परंपरागत कार्य होते हैं। इसमें किसी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं होता। जबकि इधर की हम लोग देखें नगर की ओर, तो इसमें जो है प्राथमिक व्यवसाय के ना होकर यहाँ पर जो है एक निर्माण उद्योग वाले होते हैं, द्वितीयक व्यवसाय होते हैं, वो सेवा करने वाला होते हैं, चतुर्थ व्यवसाय होते हैं, एक शोध करने वाला होते हैं, है ना, वैज्ञानिक स्तर के होते हैं। ये इस प्रकार से, तो एक तरफ जो है हम लोग प्राथमिक व्यवसाय को देखते हैं ग्रामीण में, और दूसरी तरफ जो है द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय जो होते हैं वो नगरी की संरचना की ओर देखते हैं। दूसरा हम लोग ये देखें प्राथमिक व्यवसाय की तरफ या प्राथमिक संगठन की तरफ देखें हम लोग, यह जो है छोटे छोटे गांव में होते हैं, है ना। ग्रामीण का जो भाग होता है वो छोटे छोटे गांव मिलाकर बना जाता है ना। जबकि इसकी तुलनात्मक में हम लोग उधर की ओर देखें नगर की ओर, तो उसमें जो है एक नगर, कस्बा, महानगर इस प्रकार से जब होती है तो उस पर जो है निर्भर करता है। वहाँ पर कस्बा, नगर, महानगर आदि होते हैं। तीसरा ग्रामीण की ओर हम लोग कर सकते हैं, इधर जो ग्रामीण की ओर जो होते हैं वो व्यवहार ऐसा हो जाता है कि ये लोग जो गांव में जो रहते हैं वो सहकारिता और सहयोग की भावना होती है
है ना, साक्षरता एवं सहयोग की बनावटी। गांव में किसी प्रकार से किसी की यहाँ दुख या सुख की घटनाएं जो होती है बराबर वो जो है उस पर पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं, है ना, दिल से देते हैं। और जबकि नगरों में जो होते हैं वो सहयोग तो करेंगे लेकिन वो अनौपचारिक रूप से करते हैं, वो नाम मात्र के रहते हैं, है ना, उसी पर चेहरे दिखाने के काम होता है और दूसरा ज़्यादा स्तर पे नहीं होता, है ना। अगर चौथा कह सकते हैं हम लोग, गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं उसका जीवन शैली जो है शांत होते हैं, है ना, और इसका जो है जीवन शैली शांत होते हैं, साथ ही साथ जो है इसका किसी प्रकार से बनावटीपन नहीं होता। गांव में रहने वाला लोगों का किसी प्रकार से बनावटीपन नहीं होता, शांत वित्त होते हैं। जबकि शहर में नगर में रहने वाले लोग जो होते हैं वो संघर्षशील होते हैं, बनावटीपन होते हैं और जीवन व्यस्त होते हैं, है ना, साथ ही, है ना, इस प्रकार से होते हैं। नगरीय जनसंख्या के आधार पर हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण जो है स्वस्थ होते हैं, गांव में रहने वाले जो है पर्यावरण जो है स्वस्थ होते हैं, वातावरण जो है खुले पर रहता है, अच्छा माहौल रहता है। जबकि इसके तुलनात्मक गहरा नगरीय भागों में देखें ये वातावरण जो है दूषित हो जा रहती है ना, खुलेपन नहीं हो पाता। नगर की ओर ग्रामीण की ओर देखें कि पर्यावरण जो है शुद्ध रूप में मिलता है, खुले खुले वातावरण रहता है, खुले खुले वातावरण रहता है, हरे भरे भाग रहते हैं, शुद्ध वायु मिल जाती है। जबकि इधर की ओर हम देखें ये भीड़ भाड़ रहती है ना। नगर में हम लोग भीड़ भाड़ से देखते हैं और बहुत प्रदूषित हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण देखते हैं हम लोग, वायु प्रदूषण देखते हैं, जल प्रदूषण देखते हैं। जल प्रदूषण में हम लोग ये देखें कि वह जल प्रदूषण जो होते हैं कि नगरों में जो है नगरीकरण औद्योगिकरण होती है, जिसके कारण जो है बहुत सा बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ होती है उसके जो है जल को जो है ऐसी भागों पर बिछा दिया जाता है जिससे वो, है ना, जल को फैला दिया जाता है, जिससे क्या है वो जल धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जो है रिस कर चला जाता है, अंदर भूगर्भ में भी चला जाता है। जब कभी भी वहाँ पर या आसपास के क्षेत्रों में कुएं को खोदाई होती है या बोर को खोदाई होती है तो वहाँ से निकलने वाले जो जल है वो दूषित मिलती है ना। और दूसरी बात हम लोग देखें दिल्ली में इस प्रकार से जो नगरीकरण औद्योगिकरण हुआ है, औद्योगिकरण के देखें कि वहाँ का जो जल को इतना वातावरण गंदा हो गया है, यमुना नदी का पानी जो है एक नाले के रूप में हो गई है ना। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखें गंगा नदी पर जो कानपुर में देखें कि वहाँ का जो चमड़ा उद्योग का जो कारखाना का है उसको गंगा नदी में जो बहा दिया जाता था। तो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री के कारण जो है एक निर्णय लिया गया कि किसी प्रकार उद्योग में जो है ये गंदे पानी जो है गंगा नदी में नहीं बहाए जाएंगे, तो वहाँ का पानी वर्तमान में एक अच्छी स्थिति पे है। ध्वनि प्रदूषण देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण में ये देखते हैं नगरीकरण औद्योगिकरण के कारण जो है समय समय पर जो है उद्योगों का सायरन बजती रहती है, मोटर गाड़ियाँ इतनी बजती रहती है ना, भीड़ होने के कारण इतना शोरगुल होते रहते हैं, है ना। तो इतना शोरगुल होते रहते हैं, है ना, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण बहुत होती रहती है। और वाहन इतनी चलती है जिसके कारण जो है 60 से 70 यदि डेसिबल तक हुआ तो आदमी को जो पागल होने की स्थिति पर हो जाती है ना, पागल होने की स्थिति हो जाती है। और इसी में से हम लोग देखें वायु प्रदूषण, इससे निकलने वाला जो है चिमनियों से निकलने वाले, है ना, चिमनियों से निकलने वाले और मोटर गाड़ियों से जो आने वाले जो होती हैं वो जो भी क्या हो जाते हैं दूषित वातावरण पे होती है ना, जिससे दूषित वातावरण होती है जिसके कारण वहाँ से आने वाले जो है बूढ़े लोगों को या बीमार जो रोगियों को या बच्चे लोगों को वो सांस लेते हैं और सांस लेने के जो है फेफड़े में जमा जाता है, जिसके कारण वो जो है कभी अस्थमा की बीमारी का एक नया रूप ले लेता है। और दूसरी बात ये देखते हैं कि गांव में जो है शिक्षा, मनोरंजन, है ना, स्वास्थ्य का अभाव पाया जाता है। जबकि इसके तुलनात्मक में हम लोग देखते हैं नगरीय जनसंख्या को होता है वहाँ पर जो है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मनोरंजन का भरपूर देखने को मिलता है ना। अब इसी को एक डायग्राम के रूप में हम ये देखें नगरी को, ये जो है डायग्राम
एक हम लोग देखें कि यह जो भाग है, यह पुरुष है, जबकि यह जो है यह स्त्री है। अब यहाँ पर हम लोग देखें स्त्री और पुरुष के अनुपात में हम देखें अलग अलग देशों का देखें, हम एक विकसित देशों का और विकसित देश के साथ साथ हम लोग जो है दूसरे देशों का भी हम देखें, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, इसमें हम लोग देखें यहाँ पर कुछ देशों के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात को दर्शाया गया है। जैसे ये फिनलैंड है, फिनलैंड और फिनलैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड। यहाँ पर जो है जैसे विकसित देशों में, है ना, फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन देशों पर, इन विकसित देशों में ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात जिम्बाब्वे और नेपाल के तुलनात्मक में अधिक होती है ना। यूएसए, कनाडा, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा यूरोपीय देशों के कुछ ऐसे देश जो होते हैं जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की तुलनात्मक में अधिक पाए जाते हैं, है ना। और ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने बताया संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इन भागों पर जो है ग्रामीण इलाकों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। लेकिन हम जो ये ग्रामीण भागों में देखते हैं, नगरीय भागों में हम लोग देखते हैं, नगरीय भागों में जो है पुरुषों की तुलनात्मक में, है ना, पुरुषों की तुलनात्मक में महिलाएं अधिक विशिष्ट होती है। ये जो है अधिक संचालिताएँ होती है, काम करने अधिक योग्य हो जाते हैं, है ना। और इन लोगों में वो शक्तिशाली जो होती है जो पुरुषों में नहीं होती है, जिसके कारण यह नगरीकरण कह सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखें सरासकता को प्रभावित करने वाला कारक। बारिश हो रही है, थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, मेरे को भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। यहाँ पर जो है अधिक हो रही है, सॉरी, है ना। इसके बाद फिर बाद में बताऊँगा। इसमें हमारा जो है एक सॉरी